ऑल राइट, तो कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम हमने देखना शुरू किया था, टॉर्क बैलेंस करना शुरू किया था। हमने कहा था कोई रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसलिए टॉर्क अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट जीरो होगा, राइट। और एक आध क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का, उसी थीम को अभी आगे बढ़ाएंगे। और उसके पहले एक थ्योरम मैं बताता हूँ इक्विलिब्रियम की। इनफैक्ट ये थ्योरम भी तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई थी फ्रिक्शन के टाइम पे, अभी दोबारा से स्टेट कर रहा हूँ। और कंक्लूजन इसका ऑब्वियस है, यानी मतलब प्रूफ इसका ऑब्वियस है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले स्टेट कर दो थ्योरम, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, कॉन्करेंसी थ्योरम। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, देन द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट या पैरेलल, दैट इज कंकरेंट इन इन्फिनिटी। मतलब अगर तीन फोर्सेस से ही कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस को उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम पॉइंट से क्रॉस करनी चाहिए। या फिर तीनों की या तीनों फोर्सेस पैरेलल हो सकते हैं, और पैरेलल इज अ स्पेशल केस ऑफ कंकरेंसी। थ्री पैरेलल लाइंस कैन बी सेड टू बी कंकरेंट एट इंफिनिटी, समझ गए कि नहीं। तो या तो तीनों इंफिनिटी पे मीट कर रही हो या फिर क्या कहते हैं कंकरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इसको कैसे प्रूव करोगे, तो देखो अगर तीन फोर्सेज है लेटर से, तो उसमें से अगर दो मेरे कंकरेंट फोर्सेज हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे के अबाउट तीसरे का भी टॉर्क जीरो होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तीन ही फोर्सेज हैं, तो इसका मतलब क्या है, दो के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरे को पास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दो का तो टॉर्क जीरो है, नहीं तो तीसरे का टॉर्क जीरो नहीं होगा। समझ में बात नहीं, सिर्फ तीन ही फोर्सेज से अगर इक्विलिब्रियम है, फोर्सेज शुड बी कंसिडर्ड। क्या लिखा, the body is in equilibrium under action of three forces, then the three forces must be concurrent or parallel or concurrent in infinity. This can be proven very easily. Suppose lines of action two forces intersect at some point. When the torque of those two forces will be zero about that point. Now, if the third force does not pass through that point, then its torque will be non-zero, thus producing a non-zero resultant torque. समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दिस इज पाथफाइंडर एमसीक्यू 5। क्या है क्वेश्चन, लाइट बीम सस्पेंडेड विद हेल्प ऑफ टू रोप्स सपोर्ट्स टू लोड्स एज शोन इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के मतलब मैंने सेम पेज पे दिया हुआ यहाँ पे। ये मेरे पास छत है, छत से मैंने दो धागे ले रखे हैं, दो धागे से एक बीम, बीम जो है मासलेस है, मासलेस बीम टांग रखी है। इधर 75 केजी टांगा हुआ है और इधर मैंने कोई लोड T टांगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम टेंशन दैट आइदर रोप कैन बियर इज 1200 न्यूटन, यानी इसमें भी 1200 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता, इसमें भी 1200 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट मास ऑफ द लोड पी इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, इसका वजन बढ़ाते चलेगा जीरो से धीरे धीरे करके, ठीक है। इफ द रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड। तो इसका वजन बढ़ाते जा रहे हैं और हमें पता है कि ये रॉड जो है हॉरिजॉन्टल मेंटेन कर रही है। अगर रॉड अपने आप को हॉरिजॉन्टल मेंटेन कर रही है, इसका मतलब क्या, टेंशन जो है या तो जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। टेंशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव टेंशन का मतलब हो जाएगा कि रॉड की तरह बिहेव करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात की नहीं। तो टेंशन जो है मेरा पॉजिटिव होना चाहिए अगर मेरी रॉड हॉरिजॉन्टल है। टेंशन मतलब जीरो को भी अवॉइड करना चाहिए, जीरो बॉर्डर लाइन केस हो सकता है, राइट, तो जीरो को अवॉइड ही करो, राइट। तो ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है, 1200 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और रॉड को हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना है। तो क्या पूछ रहा है, अब क्या क्या हो सकता है, मिनिमम मास ऑफ द लोड P कैन बी 12.5 kg, maximum mass of the load P can be 102.5 kg. When the mass of the load P is minimum, the tension in one of the ropes vanishes, or when the mass of load P is maximum, tension in one of the rope vanishes. तो इन चारों में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है, ये तुम लोगों को चूज करना है। तो खुद से ट्राई करना चाहोगे, ठीक है, ट्राई करो थोड़ी देर। चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना कि सोचो आप P अगर जीरो ही है, तब तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ये पूरा स्टिक जो है छत को ही छू रहा होगा, ये एकदम ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं, है ना। अब P का वेट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो किसी पर्टिकुलर वेट पे ये जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, राइट, टेंशन आने वाला होगा, ठीक है। उस टाइम पे लिमिटिंग केस में इसके टेंशन को जस्ट जीरो करके इक्विलिब्रियम हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, एज द मास ऑफ P इज ग्रेजुअली इंक्रीज देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन द राइट रोप इज जस्ट स्टार्ट, ये जस्ट स्टार्ट हो गई ये वाली रोप, ठीक है। ये टेंशन जीरो है, एट दिस पॉइंट द टेंशन इन द लेफ्ट रोप क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 750 न्यूटन, तो इसका है और प्लस इसका भी वेट संभाल रही होगी, यही वाली रस्सी संभाल रही होगी दोनों वेट, राइट। तो 750 प्लस MP इंटू जी, ठीक है। अब क्या करता हूँ, पॉइंट P के अबाउट ही टॉर्क को बैलेंस कर देता हूँ, तो ये टेंशन तो जीरो है, यानी इस mg का टॉर्क और इस रस्सी का जो टॉर्क है ये मिला के जीरो होना चाहिए पॉइंट P के अबाउट। समझ में आई बात की नहीं। तो टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखिए, तो 750 और इसकी आर्म क्या हो जाएगी, 750 इंटू 0.5 प्लस 2.25 प्लस 7.75, वही लिखा हुआ। तो ये 750 का ये कैसा टॉर्क है, ये वाला जो टॉर्क है हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 750 न्यूटन का, राइट। और टेंशन की आर्म कितनी है, 2.25 प्लस 0.75, तो
तो 750 प्लस MPG ये टेंशन है और उसकी आर्म कितनी है 2.25 प्लस 0.75। इसका यूज करके मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया 12.5 kg, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो टेंशन आ रहा है लेफ्ट स्ट्रिंग में वो आ रहा है 875 न्यूटन। ये चेक करना जरूरी था कि ऐसा ना हो कि टेंशन 1200 न्यूटन से एक्सीड कर जाए, तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारी रस्सी जो 1200 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकती। तो ये दिस इज पॉसिबल। तो जस्ट मिनिमम वेट के ऊपर क्या आ गया, हमारा टेंशन 875 न्यूटन आ गया, ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 kg। तो ये सही हो गया, ये ऑप्शन समझ गए, ठीक है। अब क्या लिखा, 10 ऑप्शन है इज करेक्ट एंड ऑल्सो सी इज करेक्ट। सी क्या बोल रहे हैं, व्हेन लोड पी इज मिनिमम टेंशन इन वन ऑफ द रोप वैनिशेस। तो लिमिटिंग केस करके सॉल्व किया ना, तो इसमें तो टेंशन जीरो ही है, ठीक है। सी भी सही होगा, राइट, ए और सी तो सही होगा। अब क्या है, ठीक है। नाउ कंसीडर द टॉर्क अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द राइट रोप विद द बीम। तो अब कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द राइट रोप, जस्ट वन सेकंड, टॉर्क अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द राइट रोप विद द बीम। तो इस पॉइंट के अबाउट अभी मैं टॉर्क बैलेंस करने वाला हूँ, ठीक है। अब पी को मैं जैसे जैसे हैवी करते जाऊंगा, अभी टॉर्क से देखते हैं कि क्या बात बनने वाली है, ठीक है। तो as P is made heavier, its clockwise torque increases, therefore tension in the left string must decrease। तो सोचो जैसे P को हैवी करते जाओगे तो इसका क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, समझ में आ रही बात की नहीं, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा। 750 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। और ये टेंशन भी क्लॉकवाइज टॉर्क ही दे रहा है, तो किसी का क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ रहा है तो किसी का क्लॉकवाइज टॉर्क तो घटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये रस्सी को ढीला होना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे टेंशन इसका कम होते जाएगा, इधर। तो जैसे जैसे पी को मैं और भारी करते जा रहा हूँ, ये वाली रस्सी के अंदर टेंशन कम होना पड़ेगा, समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो ओवरऑल क्लॉकवाइज टॉर्क तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर ही होना चाहिए। तो एक का क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ रहा है तो किसी का क्लॉकवाइज टॉर्क घटना चाहिए, तो ये रस्सी थोड़ी थोड़ी टेंशन इसमें कम होना शुरू होगा जैसे पी को मैं और भारी करते जा रहा हूँ, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में क्या है, इसका टेंशन जीरो करोगे, ठीक है, बट उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये 1200 न्यूटन से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा, राइट। तो यही काम करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, as P is made heavier, its clockwise torque increases, therefore tension in the left string must decrease, and therefore tension in the right string must increase due to the force balance। तो ये टेंशन अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये टेंशन को बढ़ना भी पड़ेगा, इधर फोर्स बैलेंस तो होल्ड करना है। इसको हैवी करते जा रहा हूँ जैसे जैसे, ये टेंशन कम होते जा रहा है और ये टेंशन मेरा बढ़ते जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या चालू, ठीक है, ओके। तो फॉर बीम टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। लिमिटिंग केस में इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है, ये टेंशन जीरो से बड़ा होना चाहिए, ओके। लिमिटिंग केस में जीरो करते हैं, तो बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट बी इन लिमिटिंग केस, तो राइट स्ट्रिंग में तो जीरो टेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। बी के अबाउट मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, लिमिटिंग केस में राइट नहीं सॉरी लेफ्ट स्ट्रिंग में जीरो कर दूंगा। ये बहुत हैवी होगा तो ये वाला गलती से राइट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, जस्ट वन सेकेंड। नाउ बैलेंसिंग द टॉर्क्स अबाउट पॉइंट बी इन द लिमिटिंग केस विद टी एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट स्ट्रिंग मैंने गलती से लिख दिया, टी एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसको सही कर लिया, टी एल इक्वल टू जीरो। लेफ्ट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जीरो होगा, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा फिर, तो एमपीजी इंटू 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अबाउट एम पी इंटू जी इंटू 0.75, तो यानी ये इसके अबाउट मैं टॉर्क ले, हाँ तो हाँ तो ठीक है, अभी अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी क्लियर है एकदम। हमने क्या किया, पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क लिया लिमिटिंग केस में और इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो कर दिया, ठीक है। अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वो जो नाम मेरा है, मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वेट का टॉर्क लिया और इसको मैंने क्या किया, ये 750 न्यूटन है, तो इसका भी टॉर्क इसके अबाउट में ले रहा हूँ और ये टेंशन तो जीरो ही है, तो इन दोनों टॉर्क को मैं बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो टॉर्क बैलेंस करके मेरे पास क्या आता है, एमपी की वैल्यू आती है 300 kg। लेकिन क्या एमपी को अगर 300 kg कर दिया तो इसका तो खुद का अकेले का ही वेट 3000 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो तो स्ट्रिंग टूट ही जाएगी दूसरी वाली, क्योंकि उसको तो फिर दोनों का वेट संभालना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो 3750 न्यूटन आ जाएगा एक्चुअली, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 1200 न्यूटन से ज्यादा हो नहीं सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम एग्जैक्टली 1200 न्यूटन कर दें उसके अंदर, ठीक है, 1200 न्यूटन से ज्यादा ना करें, एग्जैक्टली 1200 न्यूटन कर दें राइट वाले स्ट्रिंग में, ठीक है। अब फिर से हम अब टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं इसको एग्जैक्टली 1200 न्यूटन लेके, तो फिर देखते हैं फिर क्या आता है। तो नाउ बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अब इसको 1200 न्यूटन लेके पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करता हूँ, इसका टॉर्क और इसका 1200 न्यूटन का टॉर्क और ये पी का जो टॉर्क है ये मिलके सब जीरो करना है, राइट।
तो बस इसका यूज करके पी का एक और वेट आ जाएगा, समझ गए लिमिटिंग केस में। तो वो वेट कितना आता है वो देख लेते हैं। तो ठीक है, वो टॉर्क बैलेंस ही किया है, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं तो पी के वेट की वैल्यू आ जाती है 102.5 kg। तो ऑप्शन बी में वही है 102.5 kg मैक्सिमम वेट। तो ठीक है, तो ये इसको सब्जेक्टिव वे में मैंने सॉल्व किया है। बाकी तुम लोगों को जल्दी से करना है तो तुम वैल्यूज पुट कर करके भी देख सकते हो कि कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं होगी, ठीक है। लिमिटिंग केस में कोई टेंशन या तो जीरो होगा या फिर अपने मैक्सिमम वेट पे होगा, ठीक है। वो देख सकते हो, वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ गया सभी को। अच्छा, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैंने आर्म्स लिखने में गलत कर दिया था। तो यहाँ पे जो येलो कलर में लिखे हैं मैंने करेक्शंस कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी ये केस एनीवे हमारे लिए रेलिवेंट केस नहीं था, क्योंकि 1200 न्यूटन से एक्सीड हो रहा था। तो करेक्ट कैलकुलेशन के बाद भी 1200 न्यूटन से एक्सीड ही हो रहा था, 3500 न्यूटन आ रहा है अगेन, ठीक है। तो वो छोटा सा करेक्शन है, तुम लोग अपने नोट्स में कर लो उसको, ठीक है। इन एनी केस ये केस हमने रिजेक्ट ही कर दिया फिर भी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला केस सॉल्व किया, ठीक है। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पाथफाइंडर का MCQ 6, ठीक है। करके मजा आने वाला, अगर कर लिया तो मजा आएगा, ठीक है। लिया तो मजा नहीं आएगा, तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग विद हेल्प ऑफ 3 लाइट स्ट्रिंग्स। तो छत से 3 धागों से मैंने यूनिफॉर्म लैमिना को ऐसे टांगा हुआ है, ओके। 3 4 5 साइड्स दे रखी है। The plane of the lamina is horizontal and the strings are vertical as shown in the figure, ठीक है। ये horizontal और strings vertical, okay. In which of the following options tensile forces developed in the strings connected to the vertices A, B and C respectively of the lamina are arranged in the correct order? तो ये चारों में से हमें ये कमेंट करना है कि कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर तीनों टेंशन बराबर होंगे, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। इसमें थोड़ा सा तुमने इंटेलिजेंटली सोच लिया किसी एक्सिस के ऊपर टॉर्क लेना, तो तुम्हारा चक से हो जाएगा, ठीक है। अब वो कौन से एक्सिस के ऊपर टॉर्क लेना अभी तुमसे सोचो। इसमें एक बड़ी मजे की बात है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल वगैरह सब ये सब फालतू का डेटा है, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि स्केलियन ट्रायंगल हो जिस मर्जी शेप का हो, हमेशा ये जो तीनों टेंशन है बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे? एक सिंपल सा काम करो, इसमें एक एक्सिस मीडियन को एक्सिस ले लो, ठीक है। मीडियन के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने, तो मीडियन क्यों एक अच्छा एक्सिस है, क्योंकि तुम्हें पता है ये वाला जो ए जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ए के थ्रू जो टेंशन जा रहा है इसका टॉर्क तो एनीवे जीरो मीडियन के अबाउट इंटरसेक्टिंग हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, जो सी और बी के थ्रू जो टेंशन जा रहे हैं इनके टॉर्क्स आपस में कैंसिलिंग होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मीडियन से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर ही आते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। ये भी एल है, ये भी एल है, ये दिख रहा है ना सिमिलर ट्रायंगल से। क्यों? परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये मीडियन है तो ये दोनों बराबर वैसे ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ में आई बात के लिए। तो फोर्स एट सी इंटू सी एफ इज इक्वल टू फोर्स एट बी इंटू ई एल, और ई एल और सी एफ तो वैसे ही बराबर है। इसका मतलब ये दोनों टेंशन बराबर है। समझ में आई बात की नहीं? यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये यूज नहीं किया कि दिस हैज टू बी राइट ट्रायंगल, इट कुड बी एनी ट्रायंगल। अब ये मीडियन से ये दोनों बराबर आ गया, दूसरी मीडियन ड्रॉ कर लो, तीसरी मीडियन ड्रॉ कर लो, तो यानी क्या तीनों टेंशन हमेशा ही बराबर आने वाले। इसका मतलब क्या, कोई भी स्केलियन ट्रायंगुलर लैमिना को छत से जब टांगोगे तो तीनों के तीनों टेंशन को बराबर होना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, समझ में आए? तो जल्दी से पढ़ देता हूँ। लेट ए बी द मीडियन ऑफ द लैमिना, ये मीडियन है। By similar triangles CFD and DEF, we can see that perpendicular distances of the vertices C and B from the median are equal. ये डिस्टेंस इस मीडियन से बराबर है। सिमिलर ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, राइट, ठीक है। ऑल्सो द सेंट्राइड ऑफ द लैमिना लाइज ऑन द मीडियन। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया था, mg का भी टॉर्क जीरो है इस मीडियन के अबाउट। क्यों? सेंटर ऑफ मास तो मीडियंस के इंटरसेक्शन पे ही होता है ना। तो अच्छी बात यह है कि mg का भी टॉर्क जीरो हो गया इसके अबाउट, राइट। हाँ, दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिटेल, मैं भूल गया था बोलना, बट समझ में आई बात की नहीं? mg का भी टॉर्क जीरो है मीडियन के अबाउट, ठीक है। ओके, तो अब टॉर्क बैलेंस कर दिया, तो टॉर्क बैलेंस करके TC इंटू एल इक्वल टू TB इंटू एल, तो TC इक्वल टू TB आ गया। ऐसे ही TA इक्वल टू TB और T, मतलब समझ गए, तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यूजिंग अदर मीडियंस वी कंक्लूड दैट TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC। तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ दिस इज पाथफाइंडर का बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है, upper edges of two identical uniform planks each of mass 87 kg and length 1 meter are hinged to horizontal axle affixed to the ceiling। तो ऐसे करके ऐसे दो प्लैंक्स ऐसे दे रखे हैं छत से ऐसे इनको मतलब पिवट किया हुआ है, ठीक है। और वेट कितना दे रखा है दोनों प्लैंक्स का, 87 kg दे रखा है और लेंथ दे रखी है इनकी, राइट।
A cylinder of mass m is equal to 20 kg and radius 0.3 meter is inserted horizontally between the planks. इसके बीच में एक सिलेंडर को मैंने फिट किया हुआ है, ठीक है। और अगर रफ होगा सफिशिएंटली और पर्टिकुलर की कंडीशन को फिट होंगी तो ये रुक सकता है वहां पे बिकॉज ऑफ रफनेस, ठीक है। तो क्या लिखा, द सिलेंडर टचेस द प्लैंक्स एट डिस्टेंस ईटा इक्वल 0.75 टाइम्स द लेंथ ऑफ द प्लैंक। तो यहाँ से ये 0.75 टाइम्स द टोटल लेंथ पे यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे सिलेंडर ऐसे फिट किया हमने, ठीक है। From the hinge, find the range of coefficient of friction between the planks and the cylinder to keep the system in equilibrium. तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए ताकि ये सिलेंडर अपनी जगह पे रुक सके। नहीं तो तुम्हें समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये तो फिर ऐसे ही बाहर भाग जाएगा, उसको दबाएगा और नीचे निकल जाएगा वो। तो फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए ताकि सिलेंडर इस पोजीशन में रुका रह सके। तो खुद से ट्राई करोगे इसको, देखो थोड़ी देर ट्राई करो इसको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? इसको डिस्कस कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखते जाओ। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सिलेंडर का, ठीक है। तो वैसे तो हम चाहते तो फोर्स के कंपोनेंट्स भी ले लेते, इधर एन और म्यू एन लेके कर लेते, तो उससे भी आंसर आता और वो भी कोई गंदा नहीं पड़ता। मैंने लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन यूज करने की कोशिश किया। बाकी यहाँ पे डायरेक्टली भी कर लो तो कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एन और म्यू एन लिमिटिंग केस में ले ही सकते हो, तो उसमें भी एक ही अननोन है। यहाँ पे मैंने फाई के टर्म्स में कि एंगल्स के टर्म्स में काम कर लिया। बट एनीवे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूजिंग द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग केस में क्या होगा, लिमिटिंग केस में ये सिलेंडर जो जस्ट फिसलने वाला होगा और इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, वो इससे फाई एस एंगल विद द नॉर्मल पे लग रहे होंगे, राइट। कोन ऑफ फ्रिक्शन में यही होता है लिमिटिंग केस में। तो ये फाई एस क्या है, मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। यानी tan फाई एस मेरा म्यू के बराबर होगा। जरूरत पड़ेगी तो उसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर लामीज थ्योरम लगाने वाला हूँ। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, ये दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या, अभी वो ध्यान से देखना अगर। तो ये अगर एंगल फाई एस है तो ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस फाई एस है। और वर्टिकल से इस एंगल को 2 थीटा लिया है तो ये आधा एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये थीटा एंड प्लस 90 माइनस फाई एस हो गया इसका एंगल वर्टिकल से, राइट। इसी तरह से इस वाले का भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस फाई एस हो जाएगा। यानी इन दोनों वेक्टर्स को जब तुम टेल टू टेल जोड़ोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस फाई एस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी? तो ये दोनों फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स वेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर लिया एफ एस करके, ठीक है। और तीसरा mg, और यहाँ पर भी ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई एस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री की बात है, वो तो निकाल सकते हैं, निकाल पाओगे ना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये एंगल्स अगर मैंने देख लिया, उसके बाद तो फिर मैंने लामीज थ्योरम लगाई। तो मैंने क्या किया, mg अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू f अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, और साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग इज cos, राइट। तो ये आ गया mg अपॉन साइन ऑफ 2 फाई एस माइनस थीटा इज इक्वल टू f अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस फाई एस। तो इससे f की वैल्यू आ गई mg अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ फाई एस माइनस थीटा। तो ये तो मेरी एक इक्वेशन आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना तो समझ में आया, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अब प्लैंक का एफबीडी कंसीडर कर रहा हूँ और प्लैंक के लिए पिवट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है, तो क्योंकि यहाँ पे पिवट रिएक्शन मुझे मालूम नहीं, तो इसलिए मैं पिवट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, राइट। तो पिवट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट प्लैंक के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो f ऐसे लग रहा है, तो f cos फाई एस की वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos फाई एस। इनफैक्ट इसके ऊपर ऐसे लग रहा है तो प्लैंक के ऊपर इसका रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, f cos फाई एस, राइट। और f sin फाई एस का तो जीरो ही टॉर्क होगा, पिवट के थ्रू पास कर रहा होगा, राइट। तो f cos फाई एस इंटू ईटा एल, ये डिस्टेंस क्या है, ईटा एल। तो ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क होगा, राइट। ये इसके mg के टॉर्क के बराबर चाहिए, और mg तो मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, तो mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे f की वैल्यू क्या आ गई, mg sin थीटा अपॉन 2 ईटा cos फाई एस। तो सेकंड इक्वेशन भी समझ में आई। ये भी मेरा f है और ये भी मेरा f है, इसका मतलब क्या, ये इनके दोनों के RHS में इक्वेट कर सकता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, और g से g कैंसिल कर दूं तो m अपॉन साइन ऑफ फाई एस माइनस थीटा इधर से आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M sin थीटा अपॉन ट्वाइस तो दोनों तरफ ही था, वो खत्म हो गया, अपॉन ईटा cos फाई एस। तो समझ में आ रहा है। अब इसी को रीअरेंज किया तो sin फाई एस माइनस थीटा अपॉन cos फाई एस इक्वल टू ईटा m अपॉन m sin थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या किया, अब sin a माइनस b से इसको एक्सपांड कर दिया। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, sin है cos b माइनस cos a sin b आएगा, तो उसको मैं tan फाई में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा cos फाई से, तो tan फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, tan फाई मतलब म्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात के नहीं, ये मेरा आगे प्लान है। तो ये मैंने लिखा, अब इसको एक्सपांड कर दिया sin a माइनस b से, तो sin फाई एस cos थीटा माइनस cos फाई एस sin थीटा अपॉन cos फाई एस इज इक्वल टू ईटा m अपॉन कैपिटल M sin थीटा, ओके। अब इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे, अब क्या कर दो, ऊपर नीचे cos फाई एस से डिवाइड कर दो, तो ये तो हो जाएगा म्यू, tan फाई एस क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और ये cos फाई एस खत्म हो जाएगा, और ये cos फाई एस ये 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा बचेगा खाली, राइट। दैट विल बी इक्वल टू ईटा m अपॉन m sin थीटा, ये आ गया, राइट।
तो म्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस ईटा m अपॉन m sin थीटा cos थीटा, ये आ गया म्यू। अब बस थीटा अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा काम खत्म, म्यू की वैल्यू निकालनी है लिमिटिंग केस में। थीटा कैसे निकलेगा, वो तो ज्योमेट्री की बात है, मुझे पता है ये डिस्टेंस ईटा एल है, ठीक है, और ये मेरा आर है, तो तुमको पता है ये tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर अपॉन ईटा एल, राइट। तो tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा सभी कुछ पता है, तो बस अब तो वही वैल्यू डालिए। तो sin थीटा मेरा है आर अपॉन, मतलब ठीक है, tan थीटा मेरे को पता है, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल ली इसके अंदर डालने के लिए। tan थीटा इनफैक्ट ऊपर ही मैंने लिखा होगा कहीं पे, ठीक है, जो भी है, tan थीटा आर अपॉन ईटा एल है, तो उससे sin थीटा cos थीटा निकाल है, ठीक है। अब तो बस वैल्यू डाल दो, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.9। बट ये क्या है, ये लिमिटिंग केस है हमारा, ठीक है। लिमिटिंग केस मतलब कम से कम इतना म्यू चाहिए होगा, म्यू इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस तो म्यू ग्रेटर देन 0.9, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और सिंबल्स में अगर चाहिए तो ये मेरा आंसर है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया, ठीक है। तो स्टैटिक्स के अंदर भी मतलब अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चे सोचते हैं रोटेशन में यानी टाउ इक्वल टू आई अल्फा वगैरह पे अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, स्टैटिक्स में भी अच्छे खासे टेढ़े क्वेश्चन हैं, पाथफाइंडर अगर देखोगे तो भरे पड़े हैं स्टैटिक्स के अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या सिचुएशन है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिनको यहाँ पे पिवट किया हुआ है, ठीक है, और इसको एक स्फीयर के ऊपर टिका रखा है। स्फीयर के ऊपर टिका रखा है तो कुछ तो एंगल पे ये लीन करेंगे ना, ठीक है। और ये स्फीयर जो है स्मूथ है, इसके ऊपर हमें एंगल निकालना है, डायमेंशंस कुछ दे रखी है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, a structure consisting of two identical square plates of side L is equal to 40 cm, ये 40 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, hinged to a common axle at one of their edges, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ठीक है, is placed on a fixed horizontal cylinder of radius 10 cm as shown in the figure। तो सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, इसके ऊपर ऐसे हमने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, ओके। There is no friction between cylinder and the plates, at what angle with the vertical with the plates lean in equilibrium। तो ये पूछा है कितने एंगल पे ये हमारी प्लेट्स जो होंगी वर्टिकल से कितना एंगल बना रही होंगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन को हाइड कर देता हूं अभी, इसको खुद से ट्राई करोगे, करो। इसका अभी देखो ये बहुत ही मस्त सॉल्यूशन है इसका, यूजिंग कंकरेंसी, तुम देखोगे बहुत शॉर्ट में हो जाएगा हमारा काम। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं हिंज पे क्या होगा। मेरा क्लेम है कि हिंज के ऊपर फोर्स को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट सिमेट्री। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम में लेफ्ट राइट सिमेट्री है। अगर लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट को ऊपर की तरफ फोर्स देती है तो एक्शन रिएक्शन से राइट प्लेट को लेफ्ट प्लेट को नीचे फोर्स देना पड़ जाएगा, राइट। जबकि सिमेट्री क्या कहती है कि इसने अगर ऊपर दिया तो उसको भी ऊपर देना पड़ेगा, तो एक्शन रिएक्शन लॉ वायलेट हो जाएगा, इधर समझ में आ रही बात की नहीं। इसका मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट हो नहीं सकता, समझ में आई बात की नहीं। तो दैट्स व्हाई द फोर्स एट द हिंज हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये कह सकते हो लेफ्ट प्लेट ने उसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में खींचा तो उसने राइट में खींच लिया, तब तो सिमेट्री वायलेट नहीं हो रही है, राइट। तो वर्टिकल फोर्स अगर आ जाएगा तो सिमेट्री वायलेट हो जाएगी, इतनी तो बात समझ में आई, ठीक है। अब ये प्लेट जो है ये दिस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही होगा, खाली एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक हिंज फोर्स है और एक एमजी है ना? और इन तीनों फोर्सेस को मैंने यहाँ पे कंकरेंट बना दिया, ठीक है। अब ज्योमेट्री से हम थीटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब तो सिंपल ही है, तो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू लेफ्ट राइट सिमेट्री द हिंज रिएक्शन मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, also the plates are in equilibrium under action of three forces, therefore the three forces must be concurrent। अच्छा, AC मेरा कितना है, ये तो mg तो तुम्हारा मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, तो AC तो तुम्हारा L/2 है इसका मतलब, राइट। दिस डिस्टेंस AC मस्ट बी L/2, मिड पॉइंट पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, ये टोटल लेंथ L है, AC इज L/2 क्योंकि सेंटर मास है। ऑल्सो AN क्या होगा, ये डिस्टेंस AN इज L/2 और sin थीटा, राइट, L/2 इंटू sin थीटा AN। तो एक तो इस ट्राइंगल से AN निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, AN को ही ये रेडियस के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो AN को क्या करूंगा, रेडियस से AO निकाल दूंगा और AO से AN निकालने की कोशिश करूंगा, तो AN को दोनों तरह से निकाल के इक्वेट कर दूंगा आपस में। तो क्या लिखा मैंने, AN L/2 sin थीटा है, और ये क्या, दिस इज ऑल्सो AO cot थीटा है, AO cot थीटा भी है ना, AN जो है, बोलो AO cot थीटा, और AO अपने आप में क्या है, वो है रेडियस इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो रेडियस इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज ऑल्सो दिस, राइट। समझ में आई बात की नहीं। तो AN ये आ गया, तो अब बस तो दोनों तरह से मैंने जो निकाला AN को इसको इक्वेट कर दो, L/2 sin थीटा इक्वल टू R cosec थीटा cot थीटा, राइट। तो बस इसका यूज करके अब क्या आ जाएगा, इसको अरेंज करोगे तो sin क्यूब थीटा बाई cos थीटा आ जाएगा 2R/L विच इज 1/2, वैल्यूज अगर डाल दो तो। अब इसको क्या सेटिस्फाई करता है, या तो इसमें क्या करो, साइन थीटा को एक्सपोर्ट कर लो, तो ये 2x क्यूब इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो टेक्निक की बात है, अलजेब्रा स्केल की बात है,
ठीक है, फैक्टराइज कर लो या फिर ऐसे ही हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्राई करना है कोई अच्छा सा एंगल जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है 45 डिग्री के लिए सेटिस्फाई होता है, राइट। हमारे पास ऑप्शन तो लिमिटेड ही है ना, ज्यादातर क्या होगा, या तो 0 होगा या 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ठीक है ना। और वो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर 15 होगा या वो 22.5 टाइप के होंगे, ठीक है, लिमिटेड चॉइस है। तो पहले जो है मतलब जो हो सकता है प्रॉब्लम सेटर के हिसाब से उसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो बस 3 to 45 डिग्री सेटिस्फाई करा, बाकी मैंने फैक्टराइज करके किया इसको, ठीक है, जस्ट टू मेक इट रिग्रेस, ठीक है। तो क्लियर है ये सभी को, समझ में आया। कंकरेंसी थ्योरम से कई कई जगह पे काम हम लोगों का बहुत आसान हो जाएगा, जो अदरवाइज लंबा चौड़ा हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन आ जाएगा बस, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ स्टेबिलिटी का जो आइडिया यूजिंग सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क। Question get two identical bricks of length L are piled one on top of the other on the table as shown in the figure. Maximum distance as the top brick can overhang over the table still balanced is. तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो टॉप ब्रिक है इसका सेंटर ऑफ मास जो इसके नीचे वाली ब्रिक के एंड पॉइंट से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसके एंड पॉइंट से अगर बाहर हो गया तो इसके mg के टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, राइट। इस वाली ऊपर वाली ब्रिक का जो सेंटर ऑफ मास है नीचे वाली ब्रिक के अंदर अंदर होना चाहिए, तब तो क्या नॉर्मल रिएक्शन जो इसके mg के टॉर्क को बैलेंस कर सकता है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन क्या होगा अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं आ गया तो इस पॉइंट के अबाउट ये टिप कर जाएगी ब्रिक, समझ में आई बात कहीं। इसी तरह से दोनों ब्रिक्स का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी जो टेबल के एज के बाहर नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये हमारी कंस्ट्रेंट है कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास टेबल की एज के बाहर नहीं होना चाहिए और ऊपर वाली ब्रिक का नीचे वाली ब्रिक के बाहर नहीं होना चाहिए। इसका यूज करके तुम्हें पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग कितना हो सकता है। इट टर्न्स आउट ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम पूछी है, इसका एक जनरल केस भी एग्जिस्ट करता है। मान लो मेरे पास n ब्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n ब्रिक्स हैं, और मुझे पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट ब्रिक का कितना ओवरहैंग हो सकता है n ब्रिक्स के साथ। तो वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने उसको वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, यानी तुम कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन अज्यूम कर लो और उसके बाद एक ब्रिक और ऐड करके कि क्या नया एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन आता है। इट टर्न्स आउट वहां पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आते हैं सक्सेसिव ओवरहैंग्स के। इस बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके अंदर, थोड़ी सी देर दिमाग लगाओ उसके बाद डिस्कस करो, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है। इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखा मैंने, to avoid toppling the center of mass of the overhanging portion at any level must be within the edge of the previous block, otherwise toppling will happen due to the torque of gravity। ये बात समझ में आई। तो इसकी ओवरहैंग मैंने x मान ली, इसकी ओवरहैंग मैंने L/2 कर दी। अब तुम लोग ये पूछ सकते हो कि सर इसको L/2 एग्जैक्टली क्यों कर दिया, क्या पता मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता तो फिर ज्यादा आ जाता, ये पूछ सकते हो तुम। तो उसमें क्या है, अगर इसको थोड़ा सा पीछे करोगे, ठीक है, और कंबाइंडली दोनों को आगे बढ़ाओगे, तो अब 2 ब्रिक्स को आगे बढ़ा रहे हो, समझ में आई बात की नहीं, 2 ब्रिक्स को आगे बढ़ा रहे हो तो उतना ज्यादा ओवरहैंग नहीं जनरेट कर पाओगे, जहां क्योंकि सेंटर ऑफ मास में सोचो ना, उतने ही शिफ्ट के लिए सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। अगर 2 ब्रिक्स को आगे आगे लेके जा रहे हो, एक ब्रिक को ले जाओगे तो उतना आगे नहीं जाएगा सेंटर ऑफ मास, बात समझ आ रही कि नहीं। तो इट इज बेस्ट दैट कि हर एक ब्रिक को मैं मैक्सिमम जितना उसका इंडिविजुअल ओवरहैंग पॉसिबल है उतना मैं करते चलूं, ठीक है। तो इसका ओवरहैंग तो L/2 हो सकता है, इसका ओवरहैंग h मैंने मान लिया, और उसके बाद इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो इस एज के जस्ट ऊपर लेके आ गया, राइट। तो क्या लिखा मैंने, हाँ, तो the relative overhang of the top block must be L/2। Now if the relative overhang of the lower block is x, then making the CM coordinate with respect to table h equal to 0, क्या आ जाएगा। तो इसका इसका मास जो है लेट अस से m है, तो हाँ, तो ये तो इसका तो मिड पॉइंट इसके ठीक ऊपर ही है, तो इसके लिए क्या लिखा, m into x लिखा, ठीक है। और प्लस इसके लिए ये कितना है, ये इस h के रिलेटिव L/2 पीछे इसका सेंटर मास, राइट। तो इसलिए x माइनस L/2 हो गया इसके सेंटर मास अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द टेबल h। तो ठीक है, सिग्मा mi xi को मैंने 0 कर दिया, तो डिवाइड सिग्मा mi करना था, बट ठीक है, वो तो 0 है तो डिवाइड तो भी करो तो भी 0 ही रहेगा। तो इसका यूज करके x इक्वल टू L/4 आ गया। टोटल अचीवेबल ओवरहैंग क्या हो जाएगा, L/4 प्लस L/2 यानी कि 3L/4 आ जाएगा मेरा टोटल अचीवेबल ओवरहैंग, ठीक है। चाहो तो इसकी जनरल प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तुमको भेज सकता हूँ, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर सकते हो n ब्लॉक्स की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें कुछ हार्मोनिक सीरीज आ जाएगी, तुम ट्राई करोगे तो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया ना सभी को, ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या क्वेश्चन है, अ बॉक्स ऑफ मास m, height h and width l is being pushed by a force as shown in the figure। तो ये कोई ब्लॉक है, हाइट दे रखी है h, ये लेंथ l है और इसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डज द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इफ द बॉक्स इज नॉट टॉपलिंग, अगर इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो अभी क्या होगा, सोच के देखना।
जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे और ये सरफेस मेरा अगर मान लो रफ है तो आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी, टॉपलिंग की टेंडेंसी होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन नीड नॉट एक्ट थ्रू द सेंटर, राइट। ठीक है, तो इफ द बॉक्स इज नॉट टॉपलिंग तो कहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है? बाय द वे यहाँ पे स्मूथ होगा तो भी नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, ये तुम लोग प्रूव कर पाओगे। टॉपलिंग नहीं हो रही है तो एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन के केस में इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, राइट। ध्यान रखना, टॉर्क जीरो किस फ्रेम में कर सकते हैं? ऐसे फ्रेम में कर सकते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम दिख रहा हो। तो ये ब्लॉक जो है ग्राउंड फ्रेम से तो एक्सेलरेटेड दिखेगा, राइट। तो ग्राउंड फ्रेम से सीधे टॉर्क बैलेंस नहीं कर देंगे, ग्राउंड फ्रेम से तो एक्सेलरेट हो रहा होगा ना ये। लेकिन ब्लॉक के खुद के फ्रेम में जाओगे तो सूडो फोर्स लगा दोगे, उसके बाद फिर टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। याद है ना, मैंने बताया था कि अगर एक्सेलरेटेड है तो फिर ऐसे फ्रेम में जाओ जिसमें ब्लॉक स्टिल दिख रहा है। मेकिंग सेंस, राइट। तो क्या लिखा है? वेयर डज द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इफ द बॉक्स इज नॉट टॉपलिंग? फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डज द ब्लॉक नॉट टॉपल? अब इसमें क्या होगा? एफ को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा नॉर्मल रिएक्शन आगे 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 शिफ्ट होते होते कभी ना कभी इस एज पे पहुंच जाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन एज पे पहुंच जाएगा तो इट विल बी एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ठीक है, समझ गए? क्योंकि उस एज के और आगे तो जा नहीं सकता, कि दिस नथिंग दैट्स फिजिकली इंपॉसिबल। तो उस केस में क्या होगा? जब सारा नॉर्मल रिएक्शन एज पे चला गया तो उसके बाद टॉपलिंग की वर्ज पे होगा। समझ गए? खुद से ट्राई करोगे, सोचो। हाँ, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, बाद में फ्रिक्शन के साथ भी करेंगे, बट अभी इस वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ फ्लो रहेगी, ठीक है। ट्राई करो। एक्स वही है, तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन उठाया है। जब भी एक्सेलरेटेड बॉडी होगा ना तो आर्बिट्री पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो मत कर देना। एक्सेलरेटेड बॉडी है तो पहले बॉडी के फ्रेम में जाओ और सूडो फोर्स लगाओ। सूडो फोर्स लगाने के बाद अब तुम्हारे पास फ्रीडम है, आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो कर सकते हो। हाँ, इसमें अगर मान लो तुम डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगाना भूल जाओ, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क बैलेंस करते हो तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि सूडो फोर्स तुम्हारा सेंटर ऑफ मास पे ही लगने वाला है। लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर टॉर्क फ्रीडम तुम्हारी लिमिटेड हो जाएगी। अगर तुम सूडो फोर्स नहीं लगाते हो तो यू कैन ओनली बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट नो अदर पॉइंट। लेकिन एक बार सूडो फोर्स लगा दे देन यू हैव फुल फ्रीडम, यू कैन बैलेंस टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, राइट, क्योंकि नाउ द बॉक्स अपीयर स्टिल फ्रॉम दैट फ्रेम, राइट। तो यही चीज हाईलाइट करना चाहता था। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो बॉडी के रेस्ट फ्रेम में जाके फिर टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। जब तक बॉडी का रेस्ट फ्रेम नहीं आया तब तक टॉर्क बैलेंसिंग गलत है, तो गलत हो जाएगी सॉल्विंग, समझ गए? ठीक है, तो क्या किया? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स तो मेरा एफ बाई एम हो जाएगा, राइट। तो बॉक्स अपीयर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम अपने खुद के फ्रेम से, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। तो सूडो फोर्स क्या आएगा? वैसे सीधे भी लिख सकता था, एफ पीछे की तरफ आना चाहिए, खुद के फ्रेम से तो एक्सेलरेशन जीरो ही दिखना चाहिए। तो रियल फोर्स और सूडो फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, राइट। और वो एम ए करके भी वही आ गया मेरा सूडो फोर्स, राइट। वर्टिकल फोर्स बैलेंस से एन जो है मेरा एम जी के बराबर होगा। मैंने क्या मान लिया? नॉर्मल रिएक्शन जो है इस एज से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के बराबर है। अब मैंने क्या किया? टॉर्क जो है मैं फ्रंट एज के अबाउट बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? एन इंटू एक्स हो जाएगा इसका टॉर्क। सूडो फोर्स का क्या हो जाएगा? एम ए इंटू एच बाई टू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? एफ इंटू एच हो जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, और इसके अलावा एम जी का भी टॉर्क होगा। तो ये मैंने टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखी है अबाउट द फ्रंट एज। टॉर्क बैलेंस से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू जो आती है वो एल बाई टू माइनस एफ एच बाई टू एम जी आ जाती है, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करने की बात है, खाली समझ में आएगी। अब अगर मेरे को टॉपल कराना है तो टॉपल कराने के लिए क्या है? ये सारा का सारा जो नॉर्मल रिएक्शन एकदम फ्रंट एज पे पहुंच जाना है, तब तो टॉपलिंग होगी, राइट। तो बस तो एक्स को जीरो से इक्वेट कर दो और देख लो फोर्स की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्या लिखा? एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग द एंटायर नॉर्मल रिएक्शन मस्ट गेट शिफ्टेड टू पॉइंट सी। एक्स को जीरो पुट कर दो क्योंकि इससे डिस्टेंस है नहीं, तो बस एफ की वैल्यू क्या आ गई? एम जी एल बाई एच आ गई, ठीक है। इतना फोर्स होगा तो इट विल बी एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक बार ढंग से देख लो, कुछ भी डाउट हो तो भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की, आज सॉल्विंग हमने ज्यादा की, तो इट वाज अ बिट स्लो क्लास, बट ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स किए सारे कोशिश करो अपने हाथ से एक बार निकालो, यानी मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जो आगे की कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, टॉपलिंग वर्सेस स्लिपिंग। इनफैक्ट एक मेजर टॉपिक होता है विद इन रोटेशनल स्टैटिक्स, टॉपलिंग वर्सेस स्लिपिंग। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, और उसके अलावा कुछ कपल्स और इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स और देखने वाले हैं। तो दिस विल कम ग्रेजुअली, जैसे और क्वेश्चंस जैसे आगे की क्लासेस में हम ये सब देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट, थैंक यू।